कक्षा 11वीं की राजनीति परीक्षा अध्ययन में से पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो सबसे पहले क्रम से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले विधायिका, फिर उसके बाद है कार्यपालिका और फिर है न्यायपालिका। देखिए अर्थ कैसे लिखेंगे, ये 2 नंबर में आते ही हैं कि विधायिका का अर्थ बताइए, कार्यपालिका का अर्थ बताइए, न्यायपालिका का अर्थ बताइए। तो कैसे अर्थ लिखेंगे, विधायिका शासन का वह अंग है जहाँ पर नियम कानून बनाए जाते हैं, उसे हम विधायिका कहते हैं। जहाँ पर विधि बनाई जाती है, विधि अर्थात कानून बनाया जाता है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका वह होती शासन का वह अंग है जो विधायिका में कानून बनाया जाता है उसको लागू कराने का कार्य करवाता है कार्यपालिका, उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका शासन का वह अंग है जिसे न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो न्याय दिलाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर बनता है सबसे पहले ये विधेयक या बिल। बिल या विधेयक कौन बनाता है, संसद बनाती है। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। संसद के 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनमें 1/3 या 2/3 बहुमत से पास होकर के वो बिल कहाँ पर पहुँच जाता है, ये विधायिका से बिल कहाँ पहुँच जाता है, कानून कार्यपालिका में, मतलब ये विधायक या बिल कहाँ पर पहुँच जाता है, कार्यपालिका में पहुँच जाता है। पहले बिल कहाँ पर रहता है, बिल। देखिए बिल को, विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ये बिल कहाँ पहुँच जाता है, अभी कानून नहीं बना है, अभी कानून नहीं बना है, ठीक है। अभी क्या है, प्रोसेसिंग चल रही है, अर्थात लोकसभा में पहले जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा बिल। जब ये पास कर देंगे लोकसभा वाले, फिर राज्यसभा वाले पास करेंगे। उसके बाद देखिए लोकसभा की सीटें 543 और इनकी 245 सीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल कहाँ जाएगा, पहले विधायिका में। विधायिका में कानून बना दिया विधायिका ने, फिर उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, कार्यपालिका जाएगा। ये बिल कहाँ चला गया, फिर कार्यपालिका चला गया। कार्यपालिका में संवैधानिक तौर पर मुख्य रूप से राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा, जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक बिल का बिल ही रहेगा। क्या रहेगा, बिल का बिल ही रहेगा। यदि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए तो ये बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। बिल क्या बन जाता है, यदि राष्ट्रपति साइन कर दे तो यह बन जाता है कानून, जिसे एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये एक्ट, फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यदि मान लीजिए कोई शिक्षा नीति पर कोई बिल बना है और अपन को शिक्षा नीति का लाभ नहीं मिल रहा है, तो अपन उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और न्याय की हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से कैसे किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले कार्यपालिका को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए जो क्रम है वो दिया गया है कार्यपालिका से, तो कार्यपालिका से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो कार्यपालिका का अर्थ बताया, ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के रूप में परिणत करते हुए इनके आधार पर शासन प्रशासन संचालित होता है, ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, देखिए जो कार्यपालिका होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। देखो ये कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है, बहुल कार्यपालिका होती है, पैतृक कार्यपालिका होती है। ये क्या होती है, जैसे पैतृक कार्यपालिका जापान में चलाई जा रही है और कहाँ पर चलाई जाती है, इंग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से पैतृक कार्यपालिका क्या होती है कि जो पैतृक के आधार पर, माने पिता के आधार पर पिता रहेगा, उसमें शासक, फिर उसका पुत्र रहेगा, उसका पुत्र रहेगा। तो ये जो पैतृक कार्यपालिका होती है, मतलब संवैधानिक तौर पर अलग शासन प्रणाली होती है और जो मुखिया होता है राष्ट्रपति, वो प्रणाली में कौन इन्वॉल्व रहता है, मुख्य तौर पर पैतृक के आधार पर, ठीक है। पैतृक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका इत्यादि बहुत सारी की ये है कार्यपालिका।
लेकिन अपन देखने वाले हैं कौन सी, भारत में एक नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में नाम मात्र का अब भी बताया हमने कि जो नाम मात्र का है, नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक जो वास्तव में कार्य करता है वो कौन करता है, पीएम करता है। जितने काम करता है विदेश के द्वारा, विदेश संबंधित नीति और जो देश के कार्य हैं, बिल पास करवाना इत्यादि बहुत सारे कार्य कौन करवाता है, पीएम। ठीक है, नियम कानून ये सभी कार्य कौन करवाता है, पीएम करवाता है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है। ठीक है, इसके पास 8 शक्तियां होती हैं। वैसे तो राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रपति का वो पीएम करता है कार्य। क्योंकि अपने यहाँ पर कैसी कार्यपालिका है, नाम मात्र भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, और जो वास्तविक होता है, वास्तव में जो कार्य करता है वो कौन करता है, पीएम कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पैतृक तथा बहुल कार्यपालिका वाले देशों के नाम बताइए। तो पैतृक कहाँ कहाँ पाई जाती है, पैतृक कार्यपालिका जहाँ पर क्या पिता के आधार पर चलता है। देखिए शासन प्रणाली इस प्रकार से चलती है कुछ इस प्रकार से। ये कार्यपालिका में क्या होता है, एक संवैधानिक और एक वास्तविक होता है। तो संवैधानिक जो इंग्लैंड में जो कार्यपालिका पाई जा रही है उसमें ये संवैधानिक की जगह पर क्या होता है, राजतंत्र के आधार पर होता है, मुखिया पैतृक के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति जी जो हैं वो इंग्लैंड की महारानी के वंशज इत्यादि इस प्रकार से शासन प्रणाली संचालित करते हैं। और जो वास्तविक होता है वो संवैधानिक के आधार पर होते हैं और चुनाव प्रणाली करके शासन में आते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर क्या है, भारत में तो संवैधानिक तंत्र में जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो राष्ट्रपति कैसे होते हैं, नाम मात्र के क्या होते हैं, संवैधानिक तंत्र में नाम मात्र के होते हैं, और वास्तविक जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, पीएम करते हैं कार्य। तो इस प्रकार से ये है। और अब देखते हैं कार्यपालिका के कोई 2 कार्य बताइए। तो कार्यपालिका क्या काम करती है, कानून लागू कराने का काम करती है। ठीक है, और कानून जो राज्य में देश में शांति व्यवस्था लाने का कार्य करती है। अब उसके बाद राष्ट्रपति की 2 शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति की 8 प्रकार की शक्तियां हैं, विधायी शक्ति, कार्यवाही शक्ति, परामर्शकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधेयक शक्ति, विधायी शक्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार से 8 आपातकालीन शक्ति और सैन्य शक्ति इत्यादि कितने प्रकार की 8 प्रकार की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। अब इसके बाद नौकरशाही क्या है, नौकरशाही का सीधा अर्थ है अधिकारियों द्वारा शासन। अधिकारियों द्वारा शासन ही नौकरशाही कहलाता है। ठीक है, सरकार के कार्यों को सरल बनाने के लिए जो बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती है और सरकार के कार्य को सरल बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नौकरशाही। देखिए नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ है कार्यालय द्वारा अथवा अधिकारियों द्वारा शासन। ठीक है, लूट प्रणाली कहते हैं। अब है नौकरशाही को नौकरशाही जो है उसके दोषों को दूर करने के उपाय। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में देखेंगे, वहाँ पर व्यवस्थित दिए गए हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या होती है प्रशासनिक मशीनरी, तो भारतीय लोकतंत्र प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं किस प्रणाली में, एक दक्ष मशीनरी में। प्रशासनिक एक दक्ष मशीनरी का मतलब ये है कि जो हमारी शासन प्रणाली है उस शासन प्रणाली के माध्यम से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटी गई हैं। जैसे जिला है तो जिला में मुखिया कौन होगा, कलेक्टर से नीचे कौन होगा, ठीक है, अपर कलेक्टर, उसके और नीचे कौन होगा, इस प्रकार से क्या है, छोटे ग्रामीण क्षेत्र पर ASI होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शासन प्रणाली के जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छी तरह से बटी हुई है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक दक्ष मशीनरी है, इसमें प्रवीण अधिकारी होते हैं चूँकि वे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कृषि विभाग है तो इसके अधिकारी उसी में विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं। तो कार्यपालिका के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो कार्यपालिका है ना, जो कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार, कार्यपालिका बहुत सारे प्रकार की होती है। एकल कार्यपालिका,
बहुल कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की होती है, पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। तो देखिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कार्यपालिका चलाई जाती है। तो इस प्रकार से ये है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, इस तरह की कार्यपालिका में समस्त शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष में निहित होती हैं, लेकिन इनका अधिकारों को स्वयं प्रयुक्त नहीं करता है, बल्कि वास्तव में कौन करता है, पीएम करता है, ठीक है। तो पीएम करता है क्या, शक्तियों का यूज, ठीक है। तो ये ऐसा कहाँ पर होता है, अपने भारत में होता है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक संसदनात्मक कार्यपालिका क्या होती है, तो ये अमेरिका में पाई जाती है। इसमें राष्ट्रपति पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है और पूरे के पूरे पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। पीएम नाम मात्र का होता है, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आ गई कौन सी, जापान वाली कार्यपालिका, जापान इंग्लैंड वाली, कि यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कैसा होता है, संवैधानिक ना होकर के राजतंत्र के आधार पर होता है, अर्थात राजा महाराजा के तौर पर, जो पैतृक कार्यपालिका के आधार पर है, पिता वंश के आधार पर, पिता का पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र बनेगा राजा, ठीक है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये शासन प्रणाली के अंग हैं। राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका जो परिवर्तित नहीं होती है, कैसी होती है, स्थायी बनी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है, ठीक है, समझ में आई। राष्ट्र अध्यक्ष व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 23 में क्वेश्चन आए भी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अध्यक्षात्मक ओनली अध्यक्षात्मक व्यवस्था को समझाइए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है, जो अमेरिका में पाई जाती है, जिसमें कौन होता है मुखिया, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, सारे के सारे पावर किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति। ऐसी प्रणाली अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, फाइनेंशियल पावर क्या होती है, मतलब वित्तीय अर्थात पैसों से संबंधित पावर क्या होती है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है, वित्तीय संबंधी शक्ति, ठीक है। बजट को प्रस्तुत करवाना, बजट के बारे में जांच पड़ताल करवाना, बजट के सत्र को बुलाना, ठीक है। देखिए सत्र 3 प्रकार से होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, सबसे पहले बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन सा, शीतकालीन सत्र। ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मतलब धन से संबंधित शक्ति कौन सी प्राप्त है, धन से संबंधित शक्ति इन्हें कौन सी प्राप्त है, वित्तीय शक्ति प्राप्त है इन्हें, ठीक है, वित्तीय शक्ति प्राप्त है। बजट को प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें वित्तीय शक्तियों के बीच में आय की इकाइयों का उचित बंटवारा, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। आकस्मिक एक निधि होती है जो पैसे हमारे रखे हुए रहते हैं, जो हमें यदि कोई संकट आ जाए तो उस संकट के समय पर वो पैसे निकाले जाते हैं। तो आकस्मिक निधि के बारे में जांच पड़ताल वगैरह जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। और जब कोई भी विधेयक संसद में जाता है तो तब तक उसे कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति साइन ना कर दे। यदि कोई धन से संबंधित विधेयक है, धन से संबंधित कोई विधेयक है, और पहले जाएगा क्या, कहाँ पर, ये कहाँ पर जाएगा, विधायिका, फिर कहाँ पर जाएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका में यदि राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो तब तो कानून बन जाता है, नहीं तो कानून नहीं बना, अर्थात धन से संबंधित विधेयक नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे राष्ट्रपति जी को क्या है, शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। कौन सी, वित्तीय अर्थात धन से संबंधित, ठीक है। अब उसके बाद राष्ट्रपति को कौन कौन सी उन मुक्तियाँ हासिल हैं, राष्ट्रपति जी को क्या मुक्तियाँ हासिल हैं, मतलब ऐसी कौन सी पावर है जो राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। तो राष्ट्रपति पर कानून की एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर दीवानी मामले नहीं लगाए जा सकते हैं। कौन से, 2 प्रकार के मामले बताए थे ना कल, फौजदारी और दीवानी मामले। दीवानी मामले कैसे होते हैं, जायदाद से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, विवाह से संबंधित, ऐसे क्या होते हैं, ये दीवानी मामले। फौजदारी मामले कैसे होते हैं, फौजदारी मामले वे होते हैं जो मार धाड़ 302 इत्यादि ये हिंसक घटना करके
करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर कौन सी नहीं लगाई जा सकती है, दीवानी मामले नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पर राष्ट्रपति जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। संसदीय शासन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लिखिए। राष्ट्रपति के संसद में बहुत विशेषाधिकार हैं, 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। 111 अनुच्छेद में 3 प्रकार के वीटो पावर दिए, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के क्या दिए गए हैं, वीटो पावर दिए गए हैं हमें, ठीक है। तो राष्ट्रपति वीटो पावर में क्या करता है, देखिए कानून, यदि कानून कहाँ से आता है तो देख रहा है, फिर दोनों में लोकसभा और राज्यसभा। देखिए जो विधायिका होती है, विधायिका में संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये दोनों पास कर देते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो ये हमारा बिल कहाँ उठ करके चला जाता है, राष्ट्रपति जी के पास, अर्थात कार्यपालिका में चला जाता है। कार्यपालिका में नाम मात्र का वास्तविक होता है, लेकिन वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, तब हमारा बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, बिल कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद फिर कहाँ चला जाता है, फिर न्यायपालिका, अर्थात इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्याय करवा सकती हैं या उसके खिलाफ अपन आवाज़ उठा सकते हैं। यदि कानून बन जाता है तो जैसे अपने मौलिक अधिकार हैं वो कानून है, तो क्या है, इन पर हम यदि हमारे हनन होता है इन मौलिक अधिकारों का, तो हम क्या करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति के क्या पावर है, तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका में बहुत पावर है, वीटो पावर है। क्या है, वीटो, एक प्रकार से निषेधाधिकार प्राप्त है। मतलब कानून, जब विधायिका से कानून कार्यपालिका में आता है तो कानून को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है विधायिका को, ठीक है। एक बार पुनः भेज सकता है कि इस पर जाइए, संशोधन करके लाइए, अभी आपका ये कानून अच्छा नहीं हमें लगा, ठीक है। और दूसरा पावर क्या है, राष्ट्रपति साइन कर सकता है, इच्छा हो तो राष्ट्रपति साइन कर भी सकता है। और तीसरा पावर है पॉकेट वीटो। इसमें